Hello friends, welcome in HPGK Hub, Biology section. Today we will discuss most important questions related to topic nervous system. So here first question is, nervous band connecting the two cerebral hemisphere is. टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला नर्वस बैंड क्या कहलाता है? कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस स्ट्राइएटम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. यस फ्रेंड्स, अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें ऑप्शंस को, कॉर्पस एल्बिकन्स, जब कॉर्पस ल्यूटियम जो उसकी ब्रेकडाउन हो जाता है मैक्रोफेजिस के द्वारा, तो फाइब्रोब्लास्ट उसको सराउंड कर लेता है. फाइब्रोब्लास्टेड सराउंडेड कॉर्पस ल्यूटियम इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकन्स. सो इट्स अ रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट इज अ कॉर्पस कैलोसम. Corpus callosum, let's see diagram. This is corpus callosum. It's a C-shaped structure found. It's a nerve fiber bundle found beneath the cerebral cortex and stretches across the midline of the brain. And this corpus callosum connects cerebral hemisphere of left and right sides of the brain. Next is a corpus striatum. Corpus striatum is an important nucleus present in forebrain and it's a part of basal ganglia. Controls cognition, reward, coordinated movements, etc. So clear? Next is a corpus spongiosum. Corpus spongiosum is a mass of spongy tissue surrounding urethra. So right answer here is option number B. Corpus callosum is a nervous band connecting the two cerebral hemispheres. Next question is, complete failure of the anterior lobe of pituitary causes. अगर बाई चांस किसी की पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब जो वो कम्प्लीटली फेल हो जाए वर्क करने में, तो कौन सी डिजीज डेवलप हो जाती है? ऑप्शन ए एडिसन डिजीज, बी एक्रोमिगली, सी कुसिंग डिजीज, डी साइमन डिजीज. अगर हम बात करें एडिशन डिजीज की, एडिशन डिजीज एक डिसऑर्डर हाइपोस्क्रीशन डिसऑर्डर रहता है, हाइपोस्क्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, एंड दिस स्टेरॉयड हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय एड्रेनल ग्लैंड. Next is a acromegaly. Acromegaly is also related to hormonal disorders due to lower secretion of growth hormones in adult. Next is a Cushing disease. Cushing disease is a hypersecretion of steroid hormones. It is cortisol and aldosterons. Next is a Simon disease. Simon disease or Simon disease, it's a chronic deficiency of function of the pituitary gland. अगर बाई चांस किसी पर्सन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, देन दैट रिजल्ट इनटू साइमन डिजीज. साइमन डिजीज में क्या रहता है, जितने भी विसरल ऑर्गन्स रहते हैं, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी, थायराइड, एड्रिनल्स और गोनेट्स, उनकी एट्रोफी हो जाती है. एंड दिस इज ड्यू टू फेलियर ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. द रिजल्ट इज साइमन डिजीज. ऑप्शन नंबर डी. दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दीज आर टू लोब्स, एंटीरियर लोब एंड दी पोस्टीरियर लोब. अगर इनमें से किसी भी एक लोब का फेलियर हो जाता है तो रिजल्ट करता है इनटू साइमन डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्केव लेंस इज एम्प्लॉयड टू करेक्ट. इनमें से किस डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेसबायोपिया, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, सी कैटरेक्ट, डी मायोपिया. यस, बट इज प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया इज अकर्स इन लेट एज. प्रेसबायोपिया एक ओल्ड एज का डिसऑर्डर है. जैसे एज 40+ होने लग जाती है तो पर्सनस की आई लेंस जो है उसकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है, जिसके कारण नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट्स उनको क्लियरली नहीं देखा जाता है. तो इसको करेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाईफोकल लेंस. एंड नेक्स्ट इज अ हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी की आई वॉल जो वो शॉर्टर हो जाती है या फिर फोकल लेंथ जो वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में इमेज जो है वो रेटिना के बाद बनना स्टार्ट हो जाती है. और बिनो इमेज आपकी रेटिना के ऊपर बनती है तभी आपको क्लियर विजुअल होती है. तो अगर इमेज रेटिना के आगे या पीछे कहीं भी बनती है तो ब्लड विजन बन जाता है. दिस इज हाइपरमेट्रोपिया. एंड हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट इज अ कैटरेक्ट. कैटरेक्ट इज आल्सो एन आई डिजीज एंड आई डिजीज ऑफ ओल्डर पीपल. इसमें एज के साथ जो आई लेंस रहता है वो ओपेक होता जाता है और इसका अल्टीमेटली ट्रीटमेंट ओनली सर्जरी. नेक्स्ट इज द मायोपिया. मायोपिया अगर किसी पर्सन की आई वॉल जो है वो लार्जर हो जाती है या फिर फोकल लेंथ जो वो स्मॉलर हो जाती है, उस केस में इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बनना स्टार्ट हो जाती है. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ इमेज. दिस इज अ डिफेक्टेड पर्सन विद मायोपिक आई. तो जनरली लाइट रेज आती हैं, वो लेंस के ऊपर स्ट्राइक करती हैं और लेंस जो है उनका फोकस जो वो रेटिना के ऊपर बनाता है. इन दिस वे फोकस बनाया जाता है. सॉरी, this light rays comes, so this lens converts this onto retina.
अल्टीमेटली इमेज की फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर होती है। लेकिन मायोपिया में क्या रहता है, इमेज की फॉर्मेशन रेटिना की बजाय रेटिना से पहले रेटिना के फ्रंट में बन जाती है, तो विजन जो वो ब्लड हो जाता है। मायोपिया इज आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें पर्सन का जो फार पॉइंट रहता है वो नियर आ जाता है। तो अल्टीमेटली अगर नज़दीकी वस्तुओं को तो ये पर्सन अच्छे से देख सकता है, लेकिन अगर कोई वस्तु दूर प्रेजेंट हो तो उसको वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो इसको कैसे करेक्ट किया जाता है? दिस कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव लेंस। दिस कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस क्या करता है, जैसे लाइट रेज एंटर करती हैं, इन लाइट रेज को डाइवर्स करने का काम कर देता है। जैसे ही लाइट रेज यहाँ आती हैं तो वो इनको थोड़ा सा डाइवर्स कर देता है। डाइवर्जन से क्या होता है, ये इमेज की फॉर्मेशन जो है वो फोकस जो है वो रेटिना के ऊपर बनता है और इमेज आपको क्लियरली विजिबल हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, सिक्स्थ एंड 11th cranial nerves are third, sixth and 11th cranial nerves. A. Oculomotor, abducens and accessory spinal. B. Oculomotor, trigeminal, accessory spinal. C. Optic, facial and accessory spinal. D. Trochlear, abducens, vagus. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रेनियल नर्व्स। और यहाँ से आपको हर एग्जाम में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या फिर टीएसटी मेडिकल एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो लेट्स क्लियर दिस टॉपिक। थर्ड, सिक्स्थ एंड 11th cranial nerves. Cranial nerves होती क्या हैं? These are pair of nerves that connect your brain to different parts of head, neck and trunk. 12 pairs रहते हैं. First one is the olfactory, second optic, third oculomotor, fourth trochlear, fifth trigeminal, sixth abducens, seventh facial, eighth vestibulocochlear, ninth glossopharyngeal, 10th vagus, 11th accessory spinal and 12th one is the hypoglossal. सो ये तो काफ़ी टिपिकल वन रहती है। इनको कैसे रिमाइंड कर सकते हैं? जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं इनको न्यूमेरिकल रोमन नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सो कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्लास से भी पूछा जाता है, विच नर्व, विच इज 10th नर्व, नेम द 10th नर्व क्रेनियल नर्व, नेम द 11th क्रेनियल नर्व. सो हाउ टू रिमेंबर दिस? With the help of these mnemonic, you will never forget this sequence. On occasion, our trusty truck acts funny, very good vehicle anyhow. With this mnemonic, you can remember sequence of cranial nerves. First, on occasion, our olfactory, optic, oculomotor. Trusty truck, trochlear, trigeminal, acts funny, very. Abducens, facial, vestibulocochlear, good vehicle anyhow, glossopharyngeal, vagus, accessory, hypoglossal. Friends, I think this will help you a lot. Next question यहाँ से बनता है cranial nerve से. Cranial nerves, which nerve is sensory, which one is motor, and which one act as both sensory as well motor nerves? Sensory nerves, also known as afferent nerves, which carries information from body parts to the central nervous system, and motor nerves, which carry impulses from brain or spinal cord to muscles or glands. So how we can remember this? By the help of this mnemonic. Some say marry money, but my brother says big brains matter more. इस निमोनिक की हेल्प से आप इजीली इस सीक्वेंस को रिमाइंड कर सकते हो और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक टॉपिक क्लियर कर लेते हो तो आपका एक नंबर जो वो फिक्स बन जाता है किसी भी एग्जाम में। सम से सेंसरी, मैरी मनी, मोटर, बट बोथ, माई ब्रदर, मोटर, बोथ, सेंसरी, बिग ब्रेन्स, सेज बिग ब्रेन्स, सेंसरी, बोथ, मोटर मोर, मैटर मोर, मोटर। सो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आपकी 4 नर्व्स जो हैं, 4 क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो एक्ट करती हैं एज बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर, 3 नर्व्स एज सेंसरी एंड रेस्ट 5 एक्ट एज मोटर नर्व्स। तो इतना ही ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनता है, विच इज लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट cranial nerve. Name the longest, largest, smallest and thinnest cranial nerves. So longest cranial nerve is the vagus. Cranial nerve 10th number is the longest. Largest 5th trigeminal. Smallest 6th abducens. Thinnest 4th trochlear. So friends, for this you have to remember number 10, 5, 6, 4. Longest, largest, smallest, thinnest. L2ST, L2 ST 10, 5, 64. तो यहाँ से आप इजीली इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि विच इज़ लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट क्रेनियल नर्व, और यहाँ से आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखने को मिलता है. सो नेक्स्ट इज अ जैकोब्सन ऑर्गन इज फाउंड इन आई, नोज, ईयर, किडनी. Jacobson organ is also known as Beamer nasal organ. Beamer nasal organ. It's Beamer nasal organ. It's a accessory olfactory organ situated on inferior nasal septum. इसका फंक्शन क्या रहता है जैकोब्सन ऑर्गन का? इट एक्ट्स एज
कीमोरिसेप्टर, इसे कीमोरिसेप्शन ऑर्गन है। नेम जो किया गया था इस ऑर्गन का ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवर्ड बाय एल जैकबसन इन 1811, फाउंड इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एट्सेट्रा। टेट्रोपोड्स में जैकबसन ऑर्गन एब्सेंट रहता है। मेन इसका फंक्शन क्या है? इट्स अ कीमोरिसेप्टरी ऑर्गन and it is found in eye, nose, ear, kidney. So here it's clear, it's found in nose. Option number B is the right answer. This is vomer nasal organ, that is Jacobson organs. Mainly ये जो लिक्विड ऑर्डर होते हैं, मॉइस्चर्ड ऑर्डर रहते हैं, उनको रिसेप्ट करने में हेल्प करता है, उनकी रिसेप्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अ विच वन इज अ स्लो न्यूरो ट्रांसमीटर? GABA, adrenaline, epinephrine, acetylcholine. Neurotransmitter are the chemicals responsible for transmission of nerve impulse from neuron to neuron, neuron to muscle, or neuron to glands. So which one is slow neurotransmitter? Yes friends, very easy question is this one. GABA is gamma aminobutyric acid, is a inhibitory neurotransmitter. It's IN, inhibitory neurotransmitter. Adrenaline की बात करें, adrenaline is a also a neurotransmitter, but mostly it acts as a hormone. Other name of adrenaline is epinephrine. Epinephrine and adrenaline are both same things. Then acetylcholine is a neurotransmitter and it's a slow neurotransmitter. So right answer is acetylcholine. So what is difference between slow and fast neurotransmitter? Let's see. अगर ट्रांसमीटर जो है वो डायरेक्टली लिगेंड के साथ अटैच कर जाता है और लिगेंड आयन चैनल के थ्रू एंटर कर जाता है पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स में, देन दिस टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज दिस टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज फास्ट न्यूरोट्रांसमीटर। सेकेंड केस में क्या रहता है? स्लो न्यूरोट्रांसमीटर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ये सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं और वहाँ से सिग्नल पास होता है लिगेंड चैनल्स को। देन लिगेंड चैनल्स ओपन होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो एंटर करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स में। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस। So example of slow neurotransmitters are dopamine, serotonin, acetylcholine, noradrenaline. Clear? Adrenaline is a fast neurotransmitter and noradrenaline is a slow neurotransmitter. इनका benefit क्या है? Slow neurotransmitter, these help in forming long-term memories as well help in learning new skills easily. Next question is, receptors for touch present in the skin are? टच के लिए रिसेप्टर जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं आर क्रूजे एंड वर्ब्स, कॉर्पसल्स ऑफ रूफिनी, पैक्नियन कॉर्पसल्स, मेजनियर कॉर्पसल्स। यस, क्रूजे एंड वर्ब्स की बात करें, क्रूजे एंड वर्ब्स आर सिलेंड्रिकल ओवल बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ कैप्सूल एंड दीज आर फाउंड इन कंजक्टिवा ऑफ आई, म्यूकस ऑफ लिप एंड टंग, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप एंड टंग। नेक्स्ट इज कॉर्पसल्स ऑफ रूफिनी. Corpuscles of Ruffini, these are present in superficial dermis region and record low frequency of pressure. These record low frequency of pressure. Next one is the Pacinian corpuscle. Pacinian corpuscles feel deep pressure like pain, full squeeze, etc. Last one is the Meissner corpuscles. Meissner corpuscles are egg-shaped receptors found just below the top layer of skin. Top layer of skin is the epidermis, then dermis. So these Meissner corpuscles are found in dermis region just below the epidermis, and these pick light touch and help to identify an object by touch. So here right answer is option number D, Meissner corpuscles. Let's see image. These are Meissner corpuscles present just below the epidermis and pick up light touch and help to identify an object by touch. Next question is, the branched tree-like structure present in the cerebellum is? Branched tree-like structure जो cerebellum में present है, arbor vitae, architron, arboreal, areole. Yes friends, here the right answer is a very easy question. Arbor vitae term itself meaning is tree-like structure. So arbor vitae का meaning ही क्या रहता है? term का meaning ही रहता है arbor vitae. It means tree-like structure. It's also known as tree of life. Arbor vitae is also known as tree of life. ये क्या रहता है? एक सेरिब्रल वाइट मैटर होता है और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ट्री लाइक रहती है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ arbor vitae, ट्री लाइक स्ट्रक्चर. और ये मेन वाइट मैटर का बना होता है. मेन फंक्शन क्या रहता है? ब्रिंग्स बोथ सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेरिब्रम. सेरिब्रम से सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को लाने और ले जाने का काम करता है arbor vitae, ट्री ऑफ लाइफ. इट्स नोन एज ट्री ऑफ लाइफ. कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज ट्री ऑफ लाइफ? इट्स arbor vitae.
Clear? Next question is, the chemical causing the transmission of the nerve impulse across end plate is, ऐसा chemical जो nerve impulse को transmit करने का काम करता है across end plate. It's neurotransmitter. Which one? Is a cholinesterase, acetylcholine, choline, adrenaline. तो अगर हम ऑप्शन वाइज देखें, cholinesterase नेम से क्लियर होगा, एस्ट्रेज इज एन एंजाइम. कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, ये एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को इनिबिट करने का काम करता है, उसको फंक्शन नहीं परफॉर्म करना देता है, उसकी हाइड्रोलिसिस कर देता है एसिटाइलकोलिन की. एसिटाइलकोलिन, as we had already cleared, it's a neurotransmitter. Next is a choline. Choline is an ingredient of acetylcholine. And adrenaline is a, adrenaline no doubt it also acts as a neurotransmitter, but more its function is hormone. Adrenaline is a hormone. So right answer here is, more accurate answer is, acetylcholine is a neurotransmitter, chemical responsible for transmission of nerve impulse. Next question is, the gland which is exocrine and endocrine is, most important question. यहाँ से ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम रिपीटेड मिलेगा. The gland which is exocrine and endocrine. Exocrine are the ducted glands which pour their product into the, with the help of duct, into the particular organs. And endocrine glands are the ductless gland which pour their secretion into the blood, and then blood carry to the particular organ. So which is endocrine or act as both exocrine and endocrine. That is also term दी जाती है इसके लिए heterocrine gland. कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलेगा, which gland is known as heterocrine gland. It's adrenal, pituitary, pancreas or liver. So your right answer is option number C, pancreas. Pancreas acts as both exocrine as well as endocrine. Let's see here. This islets of Langerhans act as, it acts as endocrine gland, and ducts of pancreatic ducts, these act as exocrine glands. जो भी पैनक्रियाटिक जूसेस हैं रिलीज़ किए जाते हैं पैनक्रियास के द्वारा, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड लेके जाती हैं, और जितने भी इसके हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ किए जाते हैं वो डायरेक्टली एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा ब्लड में रिलीज़ कर दिए जाते हैं. सो दिस पैनक्रियास एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. यहाँ एक बार कई बार कन्फ्यूजन ये भी बनती है, लीवर आल्सो एक्ट एज heterocrine, exocrine as well endocrine, but liver is an organ. Here question is gland, so gland is right answer is option number C, pancreas. So thank you. For any query and doubt, you can consult our professional on our WhatsApp number. Have a nice day.